हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है भारत में अरबों का आक्रमण। हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी इस्लाम धर्म के उदय की, जिसमें हमने ये बात की थी कि उसका जो ओरिजिन है वो 7th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। तो वो जो है आगे चलकर काफ़ी सारे देशों में फैलता है, पूरे अलग अलग जगह फैलता है, जिसमें से एक जो था वो भारत भी था। तो यहाँ हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो अपने इस्लाम धर्म को फैलाते हैं किस तरीके से आते हैं। तो अब भाई ये तो हमें पता लगा कि ये इन्वेजन करके आते हैं, आक्रमण करके आते हैं, अटैक करके आते हैं। अब वो अटैक करते हैं, पर्पस भी पता लग गया, इस्लाम धर्म को फैलाने आते हैं, पर अटैक कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। उन्हें पता होगा कि भाई भारत कहाँ है, भारत में ये रिसोर्सेज हैं, या भारत में किस जाति के लोग रहते हैं। कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ तो रिलेशन होगा, है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो अरबों के साथ रिलेशन था वो कैसा था। तो इससे पहले जो है सबसे पहले भारत में जो आने वाले मुसलमान थे वो अरब से ही थे, ये भी हमें क्लियर हो गया। जिसका अरब का मतलब क्या होता है? ललित कथन। अब ये कैसी जगह है? इसका मतलब एक ऐसी भूमि जहाँ पे उर्वरकता शक्ति बहुत कम है, बेसिकली फर्टिलिटी है नहीं, कोई जो फसल है वो उग सकती नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई जगह है जहाँ पर फसल उग ही नहीं सकती है, तो वहाँ की इकोनॉमी रन कैसे करेगी? क्योंकि यहाँ तो भाई जो उगाएंगे उसको बेचेंगे, उसको बेच के पैसा कमाएंगे, है ना। तो अब उनके पास उगाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है जिससे वो आगे कुछ कर पाए। तो इसीलिए वो जो काम करते हैं वो करते हैं एक तरह से बिजनेस, कॉमर्स, पशुपालन, क्योंकि भाई उनके पास में रॉ मटेरियल तो है नहीं, खेती करके ही तो रॉ मटेरियल मिलेगा। तो अब वो रॉ मटेरियल लेने के लिए उन्हें बिजनेस, ट्रेड, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अब वो क्या थे? वो डिपेंड थे अदर कंट्रीज़ पे, उनके साथ में रिलेशंस बनाने के लिए वो डिपेंडेंट थे। तो इसीलिए जो है 1000 वर्षों से पहले ही जो है अरब व्यापारी भारतवर्ष के समुद्र तट पर आते हैं और यहाँ पे जो भी उपज होती है उसको लेके अपने व्यापारिक पदार्थों को जो है मिस्र, यूरोप और शाम देश, बेसिकली जिसे अफ्रीका कहते हैं, वहाँ पे बेच देते थे। तो जो भी एरिया होते थे उनके नियर वो वहाँ चले जाते थे। तो अगर हमें इंडिया देखे तो वो थोड़ा सा इस तरह ही तो करके है। तो इधर का ये जो एरिया है वो यहाँ से आते थे। तो हम अब यहाँ देख सकते हैं कि जो कच्छ है, खंबात की खाड़ी है, मालवा पड़ जाएगा, कन्याकुमारी हो गया, तो वो यहाँ से एंटर करके जो है भारतवासियों से मिलके भाई प्रॉपर ट्रेड करते थे। तो जो व्यापारिक लेन देन होते थे हम उस पर बात करते हैं कि क्या वो भारतीयों से लेते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो उगाई जाती हों, या फिर कोई ऐसी चीज़ें लेंगे जो बेसिकली उनके वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती होगी। तो जैसे चंदन हो गया, सुगंधित लकड़ी हो गई, कपूर हो गया, लौंग, काली मिर्च, बेसिकली मसाले हो गए, कपड़े हो गए, हीरा हो गया, हीरा भी वहाँ ऐसे थोड़े मिल जाएगा इजीली, हाथी दांत हो गए, सीसा हो गया, बांस हो गया। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल सकती थी या नहीं उग सकती थी, वो चीज़ें ये भारतीयों से ले लेते थे। अब ये भारतीयों को देते क्या थे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना भी तो पड़ेगा ना, व्यापार कर रहे हो तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। तो ये क्या देते थे? ये शराब दे देते थे, तलवार दे देते थे, खजूर दे देते थे, घोड़े दे देंगे, रेशम के कपड़े दे देंगे। तो ये चीज़ों का जो है ट्रेड हो जाया करता था। तो अभी तक हमने जितना भी देखा, इससे हमें ये तो क्लियर हुआ ना कि भाई काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन था, अच्छा रिलेशन था और काफ़ी पुराना रिलेशन था। जब हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा, पुराना, फ्रेंडली रिलेशन है, तो ये आके जो है सिंध और मुल्तान के जो एरियाज़ थे इन पे विजय क्यों पाते हैं या इन पर अटैक क्यों करते हैं? क्या रीजंस हैं कि वो अपनी फ्रेंडशिप तक ख़राब करने के लिए रेडी हो जाते हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है ना, वो अपनी फ्रेंडशिप क्यों ख़राब करना चाहेंगे जब उन्हें सब कुछ ट्रेड से इजीली मिल जा रहा है? तो इसके मोटे मोटे हम देखें ना, 2 रीजंस थे।
हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था, जो पैगंबर मोहम्मद थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में उनके जगह बिठाने के लिए एक व्यक्ति जो चुना जाता था उसको खलीफा बोला गया। और ये जो पोस्ट थी ना, आगे चल के मतलब सिर्फ धार्मिक पद नहीं रहा, राजनीति से भी जुड़ गया। कैसे? अब हम बात करें, जैसे सुल्तान है, सुल्तान भाई वो तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब देखेगा, है ना। तो जो सुल्तान है, अब वो देखो वहाँ पे कोई खेती बाड़ी तो होती है नहीं, वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से किसी और जगह जाने के लिए, है ना। तो अब वो तो जाएगा, वो तो ये सोचेगा सुल्तान कि अगर हमें कोई और एरिया मिल जाए, हम उस पर अटैक कर लें, हम उसे जीत जाए, हमें व्यापार करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में ही वहाँ से लूट लाट के सब कुछ ला सकते हैं और इवन जो है टैक्सेस लगा सकते हैं। अब वहीं जो खलीफा है वो इसे भाई एक बेटर अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि एक ऐसे एरिया में जाना जहाँ पे बेसिकली हिंदू हैं या फिर आप कह लीजिए नॉन मुस्लिम है, सिर्फ हिंदू नहीं नॉन मुस्लिम है, तो वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, धर्म को फैलाया जा सकता है और टैक्सेस भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण बनता है कि मेनली दो कारण, एक तो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, लूट पाट करना, फ्री में सब कुछ ले लेना, क्योंकि व्यापार के लिए भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। अगर आप जीत लोगे किसी एरिया को तो देना थोड़े पड़ेगा, जीत लिया सब कुछ अपना लूट पाट के ले जाओ। और खलीफा का क्या काम था? अपना धर्म फैलाओ। अब भाई धर्म का प्रचार प्रसार भी तो एक ऐसी जगह होगा ना जहाँ पे नॉन मुस्लिम हो। अब जहाँ मुस्लिम है ऑलरेडी, वहाँ कैसे आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, उसे कैसे बढ़ाओगे? सुधार कर सकते हो बट बढ़ाओगे कैसे? तो ऐसी जगह तो जाना ही पड़ेगा ना। अब भारत एक बहुत अच्छी जगह लगी क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम थे नहीं, तो वहाँ पे प्रचार प्रसार करना, उन्हें कन्वर्ट कराना मुस्लिम्स में, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशंस को ख़राब किया और भारत पे अटैक किया, ठीक है। अब ये अटैक कब से शुरू हुए? तो अगर हम इनकी शुरुआत माने तो 636 से लेके 637 ईस्वी से जो है ये शुरुआत हो चुके थे, जब हजरत उमर जो थे खिलाफत के समय, उनकी खिलाफत के समय से ही ये शुरू हो चुके थे। अब अगर हम बात करें इनके उद्देश्यों की कि ये आक्रमण शुरू में जो किए गए थे, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इस पर्पसेस से किए होंगे? आप खुद सोच के बताइए कि हम वहाँ जाएंगे, अटैक करेंगे, जीतेंगे, वहाँ पे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे ताजमहल बनाया, ये सारी चीज़ें करेंगे, प्रॉपर वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसके लिए पूरे प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाएंगे कि सही से जो है उनकी खेती बाड़ी हो, सिंचाई की सुविधाएं हों, बेसिकली रिफॉर्म वर्क्स करना, वो सब थोड़े करेंगे। जब वो इनिशियल स्टेज में आ रहे हैं, उनका पर्पस ये कभी नहीं रहेगा, उनका पर्पस तो बस ये रहेगा कि वो यहाँ आए, जीते और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बटोर के ले जाएं। तो यही था, विजय करना नहीं था, लूट पाट और लूट मार करना था, ठीक है। इनिशियल स्टेज में उनके आक्रमणों का जो है पर्पस। अब इन्होंने काफ़ी सारे आक्रमण किए, जैसे अल हेरिस जो थे उन्होंने 1662 में किया, 1664 ईस्वी में अल मोहल्लव ने किया, मोहल्लव ने, फिर अब्दुल्ला ने भी किया, जो बेसिकली सारे हार गए और इन्हें जो है खदेड़ दिया गया भारतीयों द्वारा। पर फिर भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, चलता रहा। कभी देवल, खाड़ी, बलूचिस्तान, हर जगह जो है अटैक करते रहे। अब यही है कि अटैक करते रहेंगे तो भाई कभी तो सक्सेस मिलेगी ना। तो वही सक्सेस की बात अब आगे हम करने वाले हैं, जो उन्हें मिलती है एक पर्सन से। वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये एक नवयुवक जो था, अरब सेनापति था। अब इसकी हम कहानी देखें कि इसके आने का रीज़न कैसे बना। तो इराक था, वहाँ के एक प्रांतपति थे अल हजाज, जो बेसिकली उसके चाचा थे या ससुर थे, ठीक है। वो खलीफाओं से मान्यता प्राप्त थे, तो बेसिकली उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर थी। तो उस समय पे ना
8 जहाज जो थे, जो श्रीलंका था वहाँ के शासक द्वारा भेजे जा रहे थे, खलीफा को और हजाज को। अब भाई उस 8 जहाज में क्या था, क्या भेजा जा रहा था, तो भाई कोई सारी बहुमूल्य उपहार जो हैं भेजे जा रहे थे। मतलब इतने सारे गिफ्ट्स, आप सोचिए 8 जहाज भर भर के श्रीलंका से जा रहे थे खलीफा के लिए। तो अब जब ये जा रहे थे ना, उसी बीच में क्या होता है, उसको जो है लुटेरे लूट लेते हैं, समुद्री लुटेरे। अब वो जहाँ लूटते हैं ना, उस स्थान पे राजा दाहिर जो है, बेसिकली वहाँ का राजा था, ठीक है, उस एक के एरिया में वहाँ जाके लूटपाट हो गई। तो जो राजा दाहिर था उसने तो बोला भाई ये लूट जो है मुझे नहीं पता क्या सीन है, क्योंकि चोरी तो हर जगह होती रहती है। अब भाई चोरी अगर कहीं भी हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी चोरी उन्होंने कराई है, तो चोर तो हर जगह होते हैं। तो लूट हो गई तो उन्हें क्या पता, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता इस बारे में। जबकि वो पीछे पड़ गए कि भाई 2 बारी तक वो राजा दाहिर पर हमला करते रहे कि भाई हमें हमारा खजाना दो, हमारे वो 8 जो जहाज़ों से जो प्रीशियस मटेरियल जो भी आ रहा था वो सब दो, वो सब दो। वो पीछे पड़ गए, पर अब उन्होंने तो मना कर दिया, तो वो जो है उनको हरा दिए। कई बारी जो है उन्होंने अटैक किए और वो हार गए। तो इसीलिए जो है प्रॉपर तरीके से एक अरब सेनापति को तैयार किया गया जो पूर्ण व्यवस्थित तरीके से आक्रमण की तैयारी कर रहा था। अब वो कौन था, वो था जो है, एक सेकेंड, अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो एक विशाल और शक्तिशाली सेना को तैयार करता है और 712 में जो है सिंध पर जाके आक्रमण कर लेता है। और जब ये आक्रमण करता है वो 17 वर्ष का होता है, बेसिकली काफ़ी छोटा होता है। इसीलिए जो है ये विकसित यौवन इनका था, एक विकसित यौवन था, अद्भुत साहस था, वीरता थी, आक्रमण में एक उच्च आचरण था। तो अब हम एक पूरी सीरीज़ को कवर करते हुए चलते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम ने जीती, ठीक है। तो अब पहली हम बात करते हैं देवल की, जो कराची और पाकिस्तान में है आज के समय में। और देवल से ही सारी कहानी शुरू हुई। हमने अभी बात की ना, राजा दाहिर ने मना कर दिया, उन 8 जहाज़ों में जो भी चोरी हुआ वो मुझे नहीं पता, तो वही चीज़ उसके देवल पे फिर आक्रमण कर दिया गया। अब जो दाहिर था भाई वो जो है रक्षा नहीं कर पाया, अपने एरिया की रक्षा नहीं कर पाया, तो जो भी पश्चिमी किनारा था वहाँ पर जो है उसको इसने छोड़ दिया, ये सारा छोड़ दिया। और जो पूर्वी किनारा है अब उसके बचाव के लिए लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। और जो राजा दाहिर का जो भतीजा था वो इवन यहाँ तक कि राजपूतों से मिलकर जो है रक्षा करने की कोशिश करता है इस सब एरिया की, पर वो जो है असफल हो जाता है। तो एट द एंड जो देवल है वो उसके एरिया में चला जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के एरिया में चला जाता है, वो जीत जाता है। उसके बाद आती है बात नेरुल विजय की, जो बेसिकली नेरुल जो है पाकिस्तान में है, आज के हैदराबाद में दक्षिण में स्थित चराग के समीप, ठीक है। जो दाहिर था उसने नेहुर की रक्षा का दायित्व क्या किया, क्योंकि मतलब ये छोटे छोटे एरिया थे उसके जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते थे। तो जो नेरुल था उसकी रक्षा के लिए उसने एक पुरोहित को सौंप दिया कि भाई तुम देख लो, मैं तो बच के जा रहा हूँ, तुम देख लो। तो एक पुरोहित को दे दिया, और जो अपना बेटा था जय सिंह उसको ब्राह्मणवाद बुला लिया, ठीक है। तो अब ये पुरोहित था, यहाँ पे वो ज़्यादा देख नहीं पाया, और इस जगह पे जो नेरुल था यहाँ पे बौद्धों की संख्या बहुत अधिक थी, बुद्धिस्ट ज़्यादा थे, इसीलिए सब कुछ जो है शांति तरीके से हो गया। और जितना भी था बिना किसी युद्ध के जो है नेरुल को जो दुर्ग था वो उनको सौंप दिया गया, किनको, भाई कासिम को दे दिया गया। तो बेसिकली नेरुल में कोई वॉर नहीं हुई, बट उसको जो है जीत लिया गया, ठीक है। अब बात की जाती है सहवाल विजय की, तो ये जो है सिंध में है पाकिस्तान के, ठीक है। वहाँ के जो शासक थे माजरा, वो तो भाई डर के भाग गए, वो अपना ही नगर छोड़ के डर के भाग गए। तो अब जब भाई वहाँ का शासक ही नहीं है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये सारा एरिया किसके पास चला जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम के पास चला जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो है सीसम के जाटों पर भी इन्होंने विजय पा ली। कैसे, यहीं पे आके जो ये माजरा था, ये हमने अभी ऊपर देखा, जो शासक था कहाँ का, सहवाल का, वहाँ के उसके शासक को जो है यहीं पे उन्होंने
मार डाला। तो जब उसने मारा यहाँ पे, तो जो यहाँ के जाट थे वो भी डर गए कि भाई ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये बहुत खतरनाक है, इससे लड़ो नहीं, क्योंकि जान का खतरा बहुत है, जान मान हाली। क्योंकि देखो अगर रिसोर्सेज हैं एक बार चले जाएंगे, लूट ले जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो फिर से जुटा लेंगे, बट जो लोग मारे जाएंगे इतना नुकसान नहीं झेलना। इसीलिए जीतना है तो भाई उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है आप जीत गए। अब इसी तौर पे अब हम एक बात करेंगे राजौर या फिर ब्राह्मणावाद का युद्ध, जो अभी हमने देखा था, जो देवल था, जब देवल जीता था राजा दाहिर के एरिया का, तो उन्होंने अपने बेटे को जो जय सिंह था उसको ब्राह्मणाबाद भेज दिया था ना। तो ये वही कहानी है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है ना और दाहिर जो बच रहा था, तो वो जो राजौर एरिया था वहाँ पर जो है इनका मिलके जो है युद्ध होता है बेसिकली। अभी तक तो वो बच रहे थे, अब यहाँ पे जो है इनका वॉर हो जाता है। अब इसी वॉर में बेसिकली कासिम जीत जाता है और राजा जो दाहिर है उसकी मृत्यु हो जाती है, बेसिकली युद्ध में इसे मार दिया जाता है। और जो इसका बेटा है जय सिंह वो राजौर से चला जाता है, कहाँ चला जाता है, ब्राह्मणाबाद, ठीक है, वो वहाँ चला जाता है। और अब भाई राजौर का क्या होगा, तो राजौर का जो दुर्ग था उसमें उसने अपनी जो विधवा माँ थी उसके भरोसे छोड़ दिया और वो खुद चला गया ब्राह्मणाबाद। अब ये जब विधवा माँ पे छोड़ दिया वो कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि राजा दाहिर तो मर गया। तो उसने जो है जौहर व्रत प्रथा को चलाया, आगे शुरू किया। यहाँ हमें एविडेंस मिलता है कि राजा दाहिर की जो पत्नी थी उसने स्वयं को अग्निकुंड में डाल दिया था, ठीक है। अब स्टोरी आगे बनेगी ब्राह्मणाबाद पे, क्योंकि वो वहाँ जाएगा कासिम, तो वो वहीं गया जय सिंह के पास और वहाँ पे जो है उसको पराजित कर दिया, हरा दिया। तो अब ब्राह्मणाबाद भी उसका अपना, तो वहाँ पे जितना भी कोष था और जो दाहिर की दूसरी विधवा थी, एक तो ऊपर भाई उसने तो अग्निकुंड में कूद कर अपनी जान दे दी, वहीं जो दूसरी विधवा थी उसकी रानी लाडो और उसकी जो 2 बेटियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, उनको अपने कब्जे में कर लिया। और इस राज्य में जितने भी 17 साल से ऊपर के लोग थे उनका हत्या पे हत्या कराई, पूरा खूनम खान करा दिया, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब 17 साल से ऊपर ही क्यों, क्योंकि वो खुद 17 साल का था, इसीलिए 17 साल से अब जितने भी ऊपर हैं उन सबको मरवा दिया और उनसे जो छोटे थे उनको रहने दिया, ठीक है। अब आगे ये जो भूख प्यास थी बेसिकली जीतने की, ये ख़त्म ही नहीं हुई, ये आगे बढ़ती रही। अब आगे कहाँ हुआ, आलोर के एरिया को जीता, जहाँ पे जो उसके निवासी थे उन्होंने बहुत तगड़ा सामना किया कि भाई लड़ेंगे, एंड टाइम तक लड़ेंगे, पर फिर भी एट द एंड उन्हें जो है आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। और सबसे जो अजीब बात थी, अजीब नहीं कह सकते, हमें तो क्लियर है कि भाई 2 रीजंस थे इनके आने के, एक तो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना और दूसरा इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। बेसिकली इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार तो करना था, पर प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अच्छे से बताया कि इस्लाम धर्म की ये एक अच्छाइयाँ हैं जिससे लोग इंस्पायर हों और इंस्पायर हो कि वो इस्लामिक जो है उस मुस्लिम जो इस्लाम है उस धर्म को अपनाएं। ऐसा नहीं हुआ। वो जहाँ जहाँ अभी तक अधिकार करता जा रहा है, जो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम स्वीकार करा रहा है और कितने सारे लोगों से जो है जजिया कर ले रहा है। अब टैक्सेस लेना भी एक पर्पस था ही, जिसमें बस उसने जो है ब्राह्मण जो थे, बच्चे जो थे, स्त्रियां थी और जो डिसेबल थे, अपंग थे, उनको मुक्त रखा। बाकी जो भी इस व्यवस्था के आधार पे जो है 48, 24 और 12 दिरहम जो थे उन्होंने जजिया कर लिया। और जो भूमि कर का 1/3 से लेके 2/5 तक जो भी प्रोडक्शन होना था उस पे जो है उसने टैक्स लगाया, ठीक है। अब भारतीयों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो तो भाई मुसलमानों का भाई आके भाई बहुत अच्छे से स्वागत करें, बट अब होने क्या लगा, जनता में बहुत ही असंतोष होने लगा। भाई हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब होने लग रही थी, क्योंकि जब न्याय लेना है तो न्याय कैसे लें, क्योंकि यहाँ पे भी हिंदुओं को ऐंठने की कोशिश की जा रही थी और ज़बरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इवन हमने जो अभी जय सिंह की बात करी उसको भी इवन इस्लाम कन्वर्ट कराया गया,
तो बहुत बुरी हालत चल रही थी। पर वहीं अगर हम बात करें राजपूतों के उस समय जो उदय चल रहा था, उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। हमने अभी सिंध तक बात की ना, तो वो वहाँ तक रहे, वहाँ के एरिया तक रहे, पर प्रॉपरली पूरा इंडिया जो हम कहते हैं वहाँ तक बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पाए। उसका जैसे अब हम कश्मीर की बात करें तो जो ललितादित्य मुक्तापिद थी, वो अकबर कहे जाते थे कश्मीर के, वो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। गुज्जर थे, उन्होंने पंजाब तक आने में रोक दिया। राष्ट्रकूट थे, उन्होंने दक्कन तक आने को रोक दिया। चालुक्य जो थे गुजरात तक भी नहीं आने दिए। तो ये सारी चीज़ें, तो इन शॉर्ट हमें ये भी पता लगता है कि भाई बहुत सारी कमियाँ तो थी इनमें, कि ईर्ष्या थी, धार्मिक मतभेद थे, केंद्र व्यवस्था जो थी वो काफ़ी भंग थी, ठीक है। पर ओवरऑल हम अगर बात देखें तो भाई कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस आया ही होगा। जब इतने वक्त रहे और इतने अटैक किए, तो कुछ जो है भारतीयों से भी उन्होंने सीखा होगा, जैसे ज्योतिषी, कला, चिकित्सा, गणित, रसायन, ये सब उन्होंने सीखा। और कुछ कुछ उन्होंने यहाँ सिखाया भी होगा, जैसे खजूर की खेती, ऊँट का पालन करना, ये सब उन्होंने सिखाया भी, क्योंकि असर तो पड़ता है ना वहाँ का। अब तुम धर्म भी कन्वर्ट करा रहे हो तो वहाँ के रिचुअल्स भी वो फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें भी सीखेंगे और यहाँ की भी जाएंगी। तो इसीलिए जो है मोहम्मद कासिम जब भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर रहा था, तो आगे चल के क्या होता है, जो अल हजाज था, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, प्रांतपति था और उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की हुई थी, पावर्स ली गई थी। जो खलीफा था अल वलीद, उसके द्वारा अब ये जो दो थे ना, आगे चल के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके जो छोटे भाई थे खलीफा के, अल वलीद, वो जो थे सुलेमान, अगला खलीफा बना। अब जब खलीफा बदला तो उस समय पे जो है ना, जो उसका प्लान था विजय अभियान आगे चलाना, उसको वापस बुला लिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया गया, वापस क्यों बुलाया गया, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत तगड़ी रही थी उसकी कि मैं बहुत आगे तक बढ़ूँगा और पूरा जो भारत का क्षेत्र है वो सारा का सारा जीत लूँगा, बहुत सारे रिसोर्सेस लूँगा। तो अब क्या होता है, इसकी हो जाती है मृत्यु मोहम्मद बिन कासिम की। तो मृत्यु होती कैसे है, तो ये जो सुलेमान था उसने कासिम को मृत्युदंड दिया था। अब पॉइंट ये है कि मृत्युदंड क्यों दिया या कैसे दिया, तो जो चचनामा है उसमें इसकी मृत्युदंड की कहानी जो है बताई गई है। तो उसमें ये मेंशन किया गया, ये जो कासिम था ना, वो सुलेमान को सूर्य देवी और परमल देवी जो हैं उसको भेंट देता है। जो हमने अभी ऊपर बात की थी, जो उसकी दूसरी विधवा थी, है ना, उसकी जो दो बेटियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, उनको इसने उठवा लिया था ना वहाँ से, तो वो जो है भेंट देती थी सुलेमान को। तो वहाँ पे सूर्य देवी और परमल देवी जो थी ना, उन्होंने सुलेमान को ये कह दिया कि कासिम तो पहले ही उनका उपभोग कर चुका है, बेसिकली उनका रेप कर चुका है, और वो फिर तुम्हें जो है हमें ऑफर कर रहा है, बेसिकली हम यूज्ड हो गई। तो इसीलिए जो है वो गुस्से में आकर सुलेमान ने ना कासिम को वापस बुलाया और उसे बैल की खाल में लपेट कर लाया गया। और वो जो बैल की खाल में उसे लपेट के लाया ना, वो उस बदबू के कारण ही मर गया, ठीक है, इतनी बुरी तरह से लाया। बट बाद में जाके जब सुलेमान को ये पता लगता है ना कि ये बात तो झूठी थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो इन दोनों लड़कियों को ना दीवार में जिंदा ही चुनवा देता है, ठीक है। तो हमने पूरा ये देखा कि किस तरीके से कितने सारे एरियाज़ में आकर जो है उसने, जो मोहम्मद बिन कासिम है, इतने सारे एरियाज़ को जीता, इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और बाद में जो है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ अब किस तरह से होती है ये भी हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ये टर्किश इन्वेजन की। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।